तो माइक्रोस्कोप में हमारा पहला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि FO दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड FE दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, FO और FE हमें दे रखा है। डिस्टेंस बिटवीन द lenses is 15 centimeter. Distance between lenses is 15 centimeter. ठीक है, how far, सवाल पूछा गया है how far the objective lens will be kept, how far from the objective lens the object be kept so as, सभी को समझ में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, so as to obtain the final image at near point यानी कि जो निकट बिंदु होता है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। F0 दे रखा 2 सेंटीमीटर, FE है 6.25, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज जो है 15 सेंटीमीटर है। पूछा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें कि फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बने। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा इसको, देखते हैं फिर क्या आंसर आएगा। स्कोप की याद करेंगे तो खैर मैं बता दूंगा थ्योरी, अगर तुम किसी को थ्योरी याद नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे हमें दे रखा है कि FE जो है, अगर तुम्हें इमेज फाइनल जो है वो चाहिए नियर पॉइंट पे, तो तुम जानते हो UE का वैल्यू कितना होता है। UE का वैल्यू होता है D FE अपॉन में D प्लस F। ये मालूम है ना, ये निकालने तो नहीं, कहां से निकला है, यहां से निकला है, -1 अपॉन में U और इमेज हो गया 1 अपॉन में D इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। तो यहां से तुम्हारा ये UE निकल करके आता है D FE अपॉन में D प्लस FE। ठीक है, ये तो जवाब आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स या कोर्स करवा दिया है सर आपने, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी ना क्वेश्चन देके फिर बात करते हैं। तो UE का वैल्यू ये हो गया यहाँ पर, तो UE का वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 इंटू में FE कितना है 25/4 अपॉन में 25 प्लस 25/4, तो जाएगा 25 इंटू में 25/4 और ये जाएगा 4 LCM और ये जाएगा 125। तो 4 से 4 कट गया, 25 5 पे कट गया और ये 5 5 पे कट गया। तो यहां पर UE का वैल्यू बेसिकली आया 5 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो 2.3 आ रहा है, गुंजन का चेक करेंगे। अब तुम जानते हो कि 5 सेंटीमीटर ही हो गया। लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है जनरल वाले केस में V प्लस UE होता है ना, हमेशा V प्लस UE होता है, हालांकि उसका वैल्यू D FE अपॉन में D प्लस FE होता है, हमेशा V प्लस UE होता है। ठीक है, तो लेंथ जो है दे रखी 15 सेंटीमीटर, V का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पर, निकालना है, निकल जाएगा इससे। UE आ गया हमारा 5, तो V का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये V क्या होता है, पहले वाले लेंस से इमेज होता है। बस अब हम यहाँ पे बना देंगे। तो अगर हम पहले वाले लेंस से, हमें मालूम पड़ गया कि हमें U निकालना है कितना होगा, और हमें इमेज मालूम पड़ गया है पहले वाले लेंस से जो कितनी दूर बनेगा, इस V का वैल्यू हमें मालूम पड़ गया, V का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो FO का वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ पे लगा देंगे लेंस लो, माइनस का 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो माइनस का 1/U, तो यहां से U का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, U का वैल्यू आ जाएगा, तो U का वैल्यू हमें निकालना है। V का वैल्यू आ गया है 10, वो भी आगे बनेगा तो पॉजिटिव हो गया, और FO का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो कहां लिख दूं फाइनल आंसर, यहां लिख दूं फाइनल आंसर, तो ऐसे। ठीक है, तो पहले ये, फिर ये, और अब ये थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 1/U आ जाएगा 1/10 माइनस में 1/2, दिस विल बी 10, और 1 माइनस में 5, तो U का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10/4 यानी कि माइनस का 2.5। तो ये मेरे ख्याल से किसी का जवाब नहीं आया, तो आंसर करेक्ट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर जो है वो है। 2.3 शायद दिया था एक बच्ची ने, गुंजन ने शायद दिया था, और
एक और जवाब दिया था किसी ने 20/7, तो ये दोनों ही जवाब गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि 2.5 आंसर आएगा। हालांकि नियरली तुम्हारा करेक्ट है, पता नहीं तुमने कोई और फॉर्मूला लगाया होगा मे बी, ठीक है, तो वो नहीं लगाना है, इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। ये तो बिल्कुल हाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई बहुत गहरी बात तो नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं मैं। तो स्टार्टिंग में थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेंगे होपफुली, फिर आगे आगे तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन भी बताऊंगा जो जहां से क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। सेकंड क्वेश्चन, हाँ तो सवाल कुछ इस प्रकार है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दोबारा से दे रखा है, एफ ओ दे रखा है 1 सेंटीमीटर और एफ ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स्ड आई इज 45, देन लेंथ ऑफ ट्यूब इज। तो जब रिलैक्स आई रहती है ना, रिलैक्स आई यानी कि फाइनल इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो रिलैक्स आई वाले केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमें दे रखी है 45। तो पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। रिलैक्स आई तुम समझते हो, फाइनल इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ना इसमें साइन वगैरह की गड़बड़ हो सकती है, तो ये वाले क्वेश्चन से अच्छा तुम्हें मिल जाएगा कि साइन को कैसे संभालना। देखो आमतौर पे हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की जो फॉर्मूले लेते हैं वहां पे हम साइन पहले से पुट कर करते हैं, साइन का हम वहां पे कचरा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमें साइन को मैनेज करना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, साइन में गड़बड़ मत कर देना। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो रिलैक्स आई केस में कितनी होती है, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर 15 आया है, भरत का भी अच्छी बात है भरत। तो एमपी का वैल्यू होता है माइनस का v/u और d बाई रिलैक्स अगर आई है तो d/f होता है, ये होता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है तुम्हें 45 तुमने पुट कर दिया, माइनस का v, अब जाहिर सी बात है कि माइनस ही होना चाहिए भी, है ना। खैर वो साइन मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम माइनस ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम क्या करते हो, v का वैल्यू रखते हो, साइन नहीं रखते हो, v का वैल्यू, u का वैल्यू, d का वैल्यू, f का वैल्यू, और सारों का वैल्यू रखते हो तो आगे एक साइन नेगेटिव है, तो अपने आप ही एमपी तुम्हारी अल्टीमेटली नेगेटिव बनती है। तो यहाँ से साइन ही निकल करके आएगा, इस वाली क्वेश्चन में हम साइन नहीं पुट करते हैं। तो साइन अगर देखो 1/u + 1/v = 1/f रखते हैं, मिरर में माइनस 1/u + 1/v = 1/f रखते हैं, तो वहां पे जो u की वैल्यू निकल के आती है वहां पे साइन भी निकल के आता है साथ में। लेकिन यहाँ पे तुम्हें साइन नहीं निकालना, ठीक है। तो ये 45 पुट करूं, -45 करूं, डजंट मैटर, साइन मुझे दिमाग से रखने, कैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो v, u हमें नहीं मालूम, d का वैल्यू हो गया 25 और f का वैल्यू हो गया 5, तो ये कट गया 5 पे, तो यहाँ पे आ गया मेरा v का वैल्यू आ गया, यहाँ से अगर देखो तो ये 9 हो जाएगा। तो v का वैल्यू 9u है या -9u है, ये मुझे देखना है। अब तुम देखो माइक्रोस्कोप में क्या इमेज हमेशा वैसी बनेगी, ऐसे अलग उल्टी पुल्टी इमेज नहीं बनाएगा। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो जो पहली जो इमेज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, पहली इमेज बनती है यहाँ। तो जो पहली इमेज होती है ये u होता है तुम्हारा और ये v होता है, ये u और v दोनों उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। तो v को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 9u नहीं लिखेंगे, माइनस का 9u लिखेंगे। अगर तुमने प्लस का 9u रखा तो तुम्हारे अगले वाले पार्ट में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तुम देख पा रहे हो ना कि v इधर है तो u इधर है, तो अगर u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर तुमने इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो v क्या होगा, पॉजिटिव। तो आगे 9, ये माइनस का साइन तुम्हें लगाना है, ठीक है। आधे लोगों को जिनका आंसर आया होगा उनका भी हो सकता गलती से आ गया, उन्होंने ध्यान ना दिया इस चीज पे, उन्होंने सीधा 45 पुट कर दिया, तो v अपने आप ही माइनस का 9u लग करके आ गया। कईयों ने दिमाग लगाया होगा कि MP 45 दे रखा है वैल्यू, तो साइन मुझे पुट करना है, माइनस पुट कर दिया और v का वैल्यू +9u लिख दिया। तो जिन्होंने +9u लिख दिया उनका आंसर नहीं आया, जिन्होंने -9u लिखा उसका आंसर आ गया हो। लेकिन क्या तुमने समझा कि तुमने -9u क्यों रखा है, क्योंकि v इधर बनता है, पहले वाले लेंस में जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, तो v और u में क्या आता है, नेगेटिव का रिलेशन रहता है, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तुमसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अगर मैं ये v निकाल लूं तो रिलैक्स आई है, तो ये तो मैं जानता हूं कि लेंथ जो है वो रिलैक्स आई के लिए कितनी होती है, लेंथ होती है v प्लस में fe। तो fe तो मुझे मालूम है, बस मुझे v निकालना है। तो बस मुझे एक इस वाले लेंस में इक्वेशन लगानी है, तो मेरा v निकल करके आ जाएगा। तो मैं लगाऊं इस वाले लेंस के लिए माइनस का 1/u प्लस 1/v, और v का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 9u, ठीक है। और यहां पर हम क्या पुट करेंगे फिर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fo, ये हो जाएगा 1, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9u आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे हमारा बनेगा ये दोनों नेगेटिव ही हैं, तो 1 9 और 1 10 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा 10/9। अच्छा, अपने को v निकालना है तो हम उल्टा कर लेते हैं, खाम खा उसमें क्यों जाए, हमें v निकालना है ना, तो u का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो मैं u का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो u का वैल्यू कितना पुट कर दूंगा बच्चों, u का वैल्यू पुट कर दूंगा v बाय माइनस का 9, और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/1। तो ये हो गया 10/v इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया 10। अगर v का वैल्यू 10 आ गया तो लेंथ कितनी होगी, 10 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन से तुमने क्या सीखा कि भाई थोड़ा साइन का कभी कभी ध्यान रखना होता है, ठीक है। खासकर जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, साइन का ध्यान रखना है, जो v है वो तुम्हारा माइनस ऑफ v होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें साइन नहीं निकालना, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हम साइन पुट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू पुट करते हैं, d की वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू पुट करते हैं, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज के बीच में रिलेशन आता है, साइन के बीच में रिलेशन नहीं आता। साइन के बीच में रिलेशन तुम्हें एनालिटिकली निकालना पड़ेगा, ठीक है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में हम साइन नहीं रखते हैं, चीजों का जो फॉर्मूला होता है उसको सिर्फ वहां पर वैल्यू ही हम रिप्लेस करते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो साइन यहाँ पर तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो हम साइन भी रख सकते हैं, लेकिन डी वगैरह के साइन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो साइन नहीं रखते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि दो लेंस हैं, साइन कहाँ से मानोगे, यहाँ से मानोगे, यहाँ से, दोनों के अलग अलग मानोगे, क्या मानोगे, तो काफी कंफ्यूजन होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, साइन की इतनी झंझट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, जितना बाकी रिलेटिवली रहता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा ना, कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। और तुम्हें साइन का ध्यान भी कब रखना होता है, जब तुम चीजों को ऐड कर रहे हो, जब चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो कोई साइन का दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे चीजें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर -1/v लिखूंगा तो अलग आंसर आएगा, +1/v लिखूंगा तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होती साइन की, बस ज्यादा क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आंसर आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आंसर आ जाएगा, तो वो तुम ऑप्शन में चेक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में सिर्फ वैल्यूज अलग अलग हैं तो साइन का दिक्कत तो वैसे ही नहीं रहा। हाँ, जब तुम चीजों को ऐड करते हो तब तुम्हें साइन के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। खैर, मैं अगला सवाल लेता हूँ, अगले सवाल को करने की कोशिश करना। अगला सवाल मेरे ख्याल से अच्छा सवाल है। बच्चे का मैसेज आया, सर आज क्लास होगी। क्लास क्यों नहीं होगी, आज कुछ अलग है, क्लास तो होगी। चलो अगला क्वेश्चन। A compound microscope has magnifying power of 100 when the image is formed at infinity। तो जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, पहली बात तो थोड़ा मैं शॉर्टकट में दे रहा हूं ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है और वो लिखा है कि जब रिलैक्स्ड आई के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 100 है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितनी है, 100, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 0.5 एंड आई एंड द ट्यूब लेंथ इज 6.5, फाइन, ठीक है। तो पूछ रहा एफओ दे रखा है कितना है, एफओ का वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर ही होगा, होपफुली सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड एफ ई। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा एक बार, फिर हम देखते हैं क्या आंसर होगा ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जब रिलैक्स्ड आई है यानी कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर 100 है, एफ नॉट 0.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्यूब 6.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड एफ ई, ये तुमसे सवाल पूछा गया, ट्राई करो जरा इसको। तो किसी का जवाब नहीं आया तो शायद क्वेश्चन मुश्किल हो, मुझे तो पूरी तौर पे पक्का नहीं पता कि मुश्किल है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम येलो पेन यूज कर सकते हैं इस बार, ठीक है। देखो जरा, तो रिलैक्स्ड आई के लिए एमपी दे रखा है। अब तुम जानते हो एमपी का वैल्यू हो गया भाई, कुछ और पेन यूज करें क्या, व्हाइट कर लेंगे कि ब्लैक ही चलने दें, ब्लू देख लेते हैं, ठीक है, ब्लू ठीक दिख रहा है। तो एमपी का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है। एमपी तुम कितना होता है जानते हो ना, रिलैक्स आई में कितना होता है, अभी बताया था। एमपी का वैल्यू है 100 और ये होता है माइनस का कोई मतलब नहीं है, v/u और d/fe। तो 100 इज इक्वल टू माइनस का v/u और d 25 हो गया और fe का वैल्यू कितना हो गया, ओहो निकालना है, ओहो यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत होगी, सब कुछ अननोन हो गया करीब करीब है ना। तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 4 इज इक्वल टू आ गया माइनस का v/u fe। इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे साइन वाइन, तो अभी मैं इस पे नहीं ज्यादा जा रहा हूँ, साइन वाइन क्या है, ठीक है, साइन वाइन मैं अभी बताऊंगा, ठीक है।
तो तुम चाहो तो यहाँ पे साइन मत ही पुट करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ है 6.5, तो लेंथ होता है हमारा v प्लस में एफ ई, और यहाँ पर भी हम फंस गए हैं, है ना। तो लेंथ हमें दे रखा 6.5, एफ ई का वैल्यू हमें निकालना, अगर v मिल जाए तो फिर हमारा एफ ई आ जाएगा, ठीक है। आंसर 3.2 शायद बोला है भरत ने, चेक करेंगे भरत, ठीक है। तो अगर हमें v मिल जाए तो लेंथ है एफ ई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मकसद बेसिकली v निकालना हो गया, ठीक है। अब v निकालने के लिए हम एफ ओ दे रखे, ठीक है। अब एफ ओ का हमें मैग्नीफाइंग पावर भी मिल गया टेक्निकली अगर देखा जाए तो ना। और मुझे क्या दे रखा है, और तो मुझे क्या दे रखा है, और तो मुझे कुछ भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 जवाब जो है वो गौरव का ठीक है, गौरव जवाब ठीक है तुम्हारा। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब मैं कहां पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे तो बड़ा ज्यादा अननोन हो गए हैं ना, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, m में चले जाते हैं, ठीक है। तो m का अगर वैल्यू देखोगे कितना निकल करके आ रहा है, m का वैल्यू निकल करके आ रहा है 4 इंटू में एफ ई इज इक्वल टू एम। वी बाई यू क्या होता है, m होता है। साइन में पुट कर लेता हूं, देखो एफ ई पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स लेंस अगर हम बेसिक कन्वेंशन लेके चले हैं तो ये हमारा ऐसा होता है, तो ये दोनों कन्वेक्स लेंस है, तो दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो एफ ई होगा, वैल्यू होगा पॉजिटिव। और m जो है पहले का क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता है। पहला तो क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यहाँ पर हमारा एफ ई का वैल्यू जो है, तो हम यहाँ पे एक साइन लगा देंगे ऐसे करके, m का वैल्यू माइनस का 4 है, क्योंकि एफ ई पॉजिटिव होगा और m नेगेटिव होगा, तो 4 तो पॉजिटिव है, तो एक साइन हम यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है तुम्हें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा ऊपर लिख दूं, इसको ऊपर लिख देता हूँ, तब मैं लिख पाऊंगा कि 4 एफ ई इज इक्वल टू, या माइनस का 4 एफ ई इज इक्वल टू एम, ठीक है। और m क्या होता है, अब m होता है, m दो चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट 1.75 देखते हैं। तो m दो चीजें होती है, एक होता है m f अपॉन में f प्लस u लेंस के लिए, और होता है f माइनस v अपॉन में f। तो हम यहाँ पे ये वाली चीज यूज करना चाहेंगे, क्योंकि m हमारा एफ के फॉर्म में, अगर v भी हमारा, अगर हमारा एफ के फॉर्म में v आ जाए तो भी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। या तो मुझे v का वैल्यू मिल जाए, या मुझे v का वैल्यू एफ या l के फॉर्म में मिल जाए, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मुला यूज करूंगा, ये इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस वाले फॉर्मुले को यूज कर रहा हूं। तो m का वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस 4 एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ। एफ ओ का वैल्यू कितना है, 0.5। तो यार एफ ओ होगा ना, जाहिर सी बात है, हम ये किसके लिए लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो एफ ओ यानी कि 0.5, यहाँ पे हमने v का साइन पुट नहीं किया है, v अपने आप साइन के साथ निकल करके आएगा, ठीक है। माइनस में v को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया है, और वैसे v पॉजिटिव होता है, खैर एनीवेज ये आ गया तुम्हारा 0.5। तो अगर इधर जाएगा तो ये v का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 2 एफ ई इज इक्वल टू 0.5 माइनस में v, तो v का वैल्यू आ गया यहाँ से 0.5 प्लस 2 एफ ई। इसको मैं पुट कर दूंगा, लेंथ का वैल्यू है 6.5 और v का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 0.5 प्लस 2 एफ ई प्लस में एफ ई। तो इधर जाके हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 एफ ई, तो एफ ई का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में काफी चीजें घुमानी थी, है ना। यहाँ पे देखो बड़ा फंस गए थे हम, 3 अननोन आ गए थे। ये तो शुक्र है भाई, 3 को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, साइन क्या है ना, अगर मैं 3 को हैंडल करूंगा। तो मैंने क्या काम किया, v बाई यू को m में तब्दील कर लिया, फिर ये 2 वेरिएबल बन गए m और एफ ई, जिसको मैंने साइन के साथ मैनेज कर लिया, है ना। और फॉर्मूले तुम्हें होपफुली मैग्निफिकेशन के याद होंगे, सारे सारे फॉर्मूले, है ना। क्या होते हैं, अगर मैं रिमाइंड कराऊं तो मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले तो होते हैं, तुम्हारा m का वैल्यू होता है, मैं दिखा दूंगा, f माइनस वी अपॉन में f मिरर के लिए, f अपॉन में f माइनस यू मिरर के लिए, लेंस के लिए f माइनस वी अपॉन में f, और लेंस के लिए दूसरे वाला होता है f अपॉन में f प्लस यू। सिर्फ यहाँ पे एक साइन का फर्क होता है। तो ये वाले फॉर्मूले भी काफी हेल्पफुल होते हैं, तो इनको भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब इसके साथ मैं पिछली वाली स्क्रीन पे ले आता हूं और हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाला हूं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कैसे बोल रहा हूं, आमतौर पे अब लेंथ वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाते हैं कि माइक्रोस्कोप की जो है अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ा दूं या लेंथ को बढ़ाऊं तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आया है APMT 2014 में, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था और वो होता नहीं है। तो अब हम जो ओरिजिनल फॉर्मूला था मैग्नीफाइंग पावर का, उसको चेंज करेंगे, है ना, और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अप्रोक्सीमेशन लगा करके, और देखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और जेई मेंस में एक ही साल में, कौन से साल में, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जेई मेंस में 2020 में
2 पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, इसी फॉर्मूले के ऊपर जो मैं तुम्हें फॉर्मूला अब करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान से समझेंगे। अगर तुम इस फॉर्मूले के बिना ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे आंसर जो है वो बड़ी मुश्किल से आएंगे या होता आए ही ना, ठीक है। तो अभी हम इस फॉर्मूले को समझते हैं और फिर हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम थोड़ा बना लूं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपना, है ना, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो एक रे हमारी चली गई ऐसे, ये, और एक रे हमारी जाएगी ऐसे सीधी, और वो फोकस से पास करेगी। तो फोकस हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से पास कर जाएगी। हालांकि मैं चाहता हूँ इस वाले में थोड़ा डायग्राम में थोड़ा मैं ऑब्जेक्ट को बहुत ही फोकस के पास रखना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दूँ इसको, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो पास रहे बहुत, है ना, थोड़ा फोकस के पास, क्योंकि हमारा अजम्पशन भी यही है कि फोकस के बहुत पास ही होता है वो, ठीक है। ये वाला अजम्पशन हम लेने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा पास रख देता हूँ इसको, ताकि वैसा ही हम यहाँ पर जो है वो देख पाएँ चीज़ों को। तो एक जो रे सेंटर से गुजरेगी वो तो बिना मुड़े जाएगी सीधी, ठीक है। दूसरी तुम्हारी जो रे है वो जाएगी कुछ इस तरह से पहले सीधी, और फिर फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और उसके बाद ये आगे जाकर के मिलेगी। तो फोकस कहीं यहाँ पर है, तो अगर मैं देखूँ तो मैं थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता हूँ फोकस को, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने ही हाथ में है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करूँ और इसको, ठीक ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, इस वाली को थोड़ा और आगे खींच देता हूँ, है ना, ऐसे करीब करीब, और इस वाली को भी थोड़ा सा खींच देते हैं हम लोग। तो ये हमारी कुछ इस तरह से थी, तो ऐसे तुम्हारी रे चलेगी, ठीक है। ये रे तुम्हारी इमेज जो है वो सॉर्ट ऑफ यहाँ बन गई ना, करीब करीब। अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज तुम्हारी यहाँ बन गई, ये तुम्हारी मुझे इमेज बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर दूसरा लेंस ले लेते हैं अपना, दूसरा लेंस कैसा ही ले लो, लेट्स से ग्रीन कलर का ले लेते हैं, है ना। ये हमारा यहाँ पर दूसरा लेंस बनेगा, ये आई पीस वाला, है ना। तो ये अगर हमारा ए बी था, है ना, तो ये हमारा बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। इसकी फिर फाइनल इमेज बनती है, आगे वो मैं अभी नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन रहता है बच्चों, देखो जरा। तो एमपी का वैल्यू तुम देख चुके हो, एमपी का वैल्यू कितना होता है भाई। एमपी का वैल्यू होता है, अगर हम जनरल बात करें एमपी का, तो वैल्यू होता है एमपी का 3 वैल्यू होते हैं एमपी के, है ना। तो जो बेसिक होता है वो होता है माइनस का वी बाई यू और डी बाय यू ई, ये हमारा बेसिक जो है वो रहता है। अब इसमें हम एक अजम्पशन बोल सकते हैं कि आमतौर पे क्या होता है, फोकस के बहुत पास होता है। तो जब ये फोकस के बहुत पास होता है तो u को मैं ऑलमोस्ट एफ ओ लिख सकता हूं, ये तो एफ ओ है ना। अब ये अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना, तो मैं u को क्या लिख सकता हूं, ऑलमोस्ट, u को मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट एफ ओ के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत ही पास है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब अप्रोक्सीमेशन कौन कौन से मार रहा हूं, देखते रहना अप्रोक्सीमेशन कौन कौन से मार रहा हूं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्रोक्सीमेशन, और वहां पे मैं मार के दिखाता हूँ अप्रोक्सीमेशन को। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक मैंने मारा है कि जो v, ये u जो है वो ऑलमोस्ट एफ ओ के बराबर है, करीब करीब, ठीक है। और दूसरा जो लेंथ होता है वो होगा, देखो अब लेंथ में क्या होगा, ये तुम्हारा v हो गया इतना सारा, ठीक है। और ये तुम्हारा थोड़ा सा u है यहाँ पर हल्का सा, क्योंकि तुम इसको तो फोकस के अंदर रखते हो ना। तो ये अगर तुम्हारा ग्रीन वाला फोकस देखो, तो ग्रीन वाला फोकस यहाँ पे है, ठीक है, एफ ई। तो अब अगर तुम देखोगे तो लेंथ v प्लस यू ही है, लेकिन v इतना ज्यादा है, u ही बहुत ही छोटा सा है। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो अजम्पशन मारता हूँ वो ये मारता हूँ कि जो मेरा v है वो करीब करीब जो है वो मेरा किसके बराबर हो गया, यहाँ पर v मेरा करीब करीब जो है लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 अप्रोक्सीमेशन मार दूं, तो यहाँ पे मेरा जो mp है, अगर मैं इन 2 अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखूं, तो मैं यहाँ पे mp का वैल्यू देखो क्या क्या लिख पाऊंगा। तो जनरल वाले केस में मैं क्या लिख पाऊंगा, अगर जनरल केस लूंगा मैं, तो जनरल केस में मैं mp का वैल्यू लिख पाऊंगा बच्चों, mp का वैल्यू लिख पाऊंगा माइनस का v की जगह माइनस का l, u की जगह एफ नोट, और ये हो जाएगा d बाय यू। ये हो गया जनरल वाले केस में। अगर मेरा इमेज कहां पर बन रहा है, अगर मेरा इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, तो अगर मेरा इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो mp का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का l d एफ नोट, और ये u का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ई के बराबर। और अगर मेरा इमेज जो है वो बन रहा है नियर पॉइंट पर, तो mp का वैल्यू यहां पर हो जाएगा माइनस का l एफ नोट 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो थोड़ा थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया है। हमने सारे फॉर्मूलों में क्या मॉडिफाई कर दिया, अगर तुम एक बात ध्यान रखोगे,
तो v बाई यू को मैंने मॉडिफाई कर दिया l बाई एफ नोट से। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना, बाकी तुम्हें कुछ ध्यान रखना। और मेन फॉर्मूला इसमें ये। अब कैसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो पहले क्वेश्चन ही आया था जो APMT में आया था 2014 में, वो ये क्वेश्चन आया था कि अगर मैं लेंथ को सॉरी FO को बढ़ा दूं ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को, तो बताओ मेरे मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगले पेज पे क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये तो फॉर्मूले तुमने तीनों देख लिए कि क्या हमने क्या किया, बेसिकली हमने v बाई यू को रिप्लेस कर दिया l बाई एफ नोट से। तो क्वेश्चन क्या था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन ये था, हालांकि इसमें दोनों थे, टेलीस्कोप भी थे, तो टेलीस्कोप को भी तुम्हें बता दूंगा मैं। तो क्वेश्चन उसमें था कि अगर मैं FO बढ़ा दूं, अगर मैं FO को इंक्रीज कर दूं, तो व्हाट विल हैपन टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, व्हाट विल हैपन टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो क्या हम इसका जवाब देंगे। अब इसका जवाब तुम यहां से नहीं दे पाओगे, अगर तुम टेक्निकली इसका जवाब यहां से देने की कोशिश करोगे कि MP को मैं लिख लेता हूं माइनस का v बाई यू और d अपॉन में f, d अपॉन में ui, तो फंस जाओगे यहाँ पे ना, बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी FO है ही नहीं अगर टेक्निकली देखोगे। तो फोकल लेंथ को बढ़ाने से पता नहीं VU पे क्या असर पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर है, सिर्फ इतना ही नहीं UI पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर V चेंज होगा तो UI भी चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इमेज तुम्हारा जहां बनेगा, अगर तुम्हारा इमेज यहाँ की बजाय यहाँ चला गया तो UI चेंज हो गया। UI तो यही है ना, UI क्या, लेंथ माइनस में V है बेसिकली, ठीक है। तो अगर तुम इसको करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। मैंने तो बहुत कोशिश की। अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को ये वाला अप्रोक्सीमेशन मालूम नहीं था, ठीक है। NCERT हालांकि दे रखा है, फिर मैंने बाद में अल्टीमेटली NCERT को रीड किया और मैंने फाइंड आउट किया। हालांकि NCERT ने इस तरह से नहीं दे रखा, लेकिन सेंस उनका ऐसा ही है। वो इसको बोलते हैं लेंथ, वो बोलते हैं इस फोकल लेंथ और इस फोकल लेंथ के बीच को लेंथ बोलते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे भी यही चीज निकल करके आती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो अगर तुम बिना उसे करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इसको अगर F0 में तब्दील करने की कोशिश करोगे तो होगा ही नहीं, बड़ा झंझट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है कि हमें MP को ये मानना है कि MP हमारा हो जाएगा L, U हो जाएगा हमारा F0 और D, आमतौर पे UI को भी हम FE ले लेते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि अगर तुम FO को बढ़ाओगे तो तुम्हारा MP जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या था बेसिकली। और आगे चल करके मैं तुम्हें बताऊं, टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो निकल करके आता है F0 बाय FE, वो ये निकल करके आता है। तो वहां पर क्या होगा, F0 को बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करेगा। तो ये APMT क्वेश्चन है कि अगर F0 को इंक्रीज करोगे तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर और माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंज आएगा। तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज कर जाएगी और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर तुम्हारी इंक्रीज कर जाएगी। इतना ही नहीं है, यहाँ इस वाले फंडे के ऊपर जेईई मेंस में भी 2 सवाल आए हैं। अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले। और अगर वो वाले पीछे वाले यूज किए तो आंसर नहीं आएंगे। वो तुम्हें देख करके मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन को कैसे। मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं, अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर मालूम पड़ेगा। ये टेलीस्कोप की बात है, टेलीस्कोप की बात हम अभी छोड़ देते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टेलीस्कोप की बात हम टेलीस्कोप में जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो टेलीस्कोप में मैं इसको दोबारा से लूंगा। तो ये ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये तुम्हारे नीट में आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बेसिकली जो NCERT में गिवन है। तो NCERT में साफ साफ बकायदा ये फॉर्मूला गिवन है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूले के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसने पूछा भी है, मेरे ख्याल से 1 नहीं 2 बार पूछा है शायद, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब जो जेईई मेंस में सवाल आए हैं 2020 के अंदर, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसी फॉर्मूले के ऊपर है। अगर तुम इस फॉर्मूले को नहीं लगाओगे तुम्हारा आंसर करीब करीब आएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो जेईई मेन 2020 का मैं सवाल ले रहा हूं, तुम देखने की कोशिश करना क्या सवाल है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस, ठीक है। तो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। तो जो इमेज है वो बेसिकली नियर पॉइंट पे, मैं सीधा लिख दूं ना, थोड़ा शॉर्टकट करके, इतना लंबा कौन लिखेगा। इमेज जो है फाइनल इमेज वो नियर पॉइंट पे है, ये बोल का इसने। फाइनल इमेज कहां पे है, नियर पॉइंट पे, निकट बिंदु पे है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1 सेंटीमीटर। तो FO का वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और यहां पर बोल रखा है हमें इफ द मैग्निफिकेशन इज 100 एंड ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, अच्छा सीधा मैग्निफिकेशन दे रखा है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि ये मैग्नीफाइंग पावर ही है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो दे रखी है 100 और ट्यूब ऑफ लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है तो FE निकालो कितना होगा, ये तुमसे सवाल पूछा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम टेक्निकली देखोगे, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तुम्हें यहाँ पे, तो सोल्यूशन में क्या बोलूंगा कि क्योंकि लेंथ आ गया, जहां भी लेंथ आ गया ना वहां पर तुम थोड़ा ये इस फॉर्मूले के बारे में सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें यही लगाना, इसी से आंसर आएगा। अगर तुम बिल्कुल उसे जाओगे तरीके से तो भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा, और ये होगा ये शॉर्टकट वाला आंसर मैच कर जाएगा,
तरीके वाला आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा। तुम सोचो ना कि मैं तो बिल्कुल करेक्ट चलूंगा, मैं क्यों अप्रोक्सीमेशन लूं, जब उसने बोला ही नहीं अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए तो मैं क्यों लूं। तो अगर तुम नहीं लोगे है ना अप्रोक्सीमेशन, तो जैसे इसका आंसर है अल्टीमेटली 6.25, तो 6.25 ऑप्शन है। अगर तुम शॉर्टकट से करोगे तो 6.25 आएगा, 5 सेंटीमीटर। गलत जवाब है गुंजन, है ना। अगर तुमने शायद एक गलती कर दी होगी, 1 प्लस नहीं लगाया होगी, इमेज नियर पॉइंट बन रही है ना। तो अगर तुम शॉर्टकट से करोगे तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा, और तुम अगर तरीके से करोगे जो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो वो ऑप्शन तुम्हारा आसपास आएगा, उससे भी आंसर मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन वो आसपास आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें खासकर जब एफ निकालना हो, ठीक है, तुम चलो, तो इसमें मैं तुम्हें एक हिंट और देता हूं, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें तभी यूज करना जब तुम्हें एफ निकालना हो मोस्टली, ठीक है, नहीं तो बाकी से भी आंसर आ जाता है। अगर एफ निकालना हो तो बाकी फॉर्मूले से मुश्किल बनता है। देखो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है ना ऐसा, अभी मेरे ख्याल से वो अपने पास है नहीं क्वेश्चन। हाँ, तो अगर तुम पिछली स्लाइड्स देखोगे तो जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पे हमने एफ निकाला था, वो एम है ना, वो 3 वेरिएबल बन रहे थे वहां पे, वी यू और एफ, तो वहां पे कितना मुश्किल हो गया था एफ निकालना। ठीक है, तो जहां पर एफ निकालने की बारी आएगी वहां पे इससे बड़ी आसानी से हो जाता है, अगर लेंथ वगैरह दे रखी। उस क्वेश्चन में मुझे मालूम नहीं क्या दे रखा था क्या नहीं दे रखा था, अगर मैं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो उस क्वेश्चन में भी मुझे ट्यूब लेंथ दे रखी थी, ट्यूब लेंथ दे रखी थी उस क्वेश्चन में, मुझे मैग्नीफाइंग पावर भी दे रखी थी, और आंसर शायद 2 सेंटीमीटर आया था ना। तो वहां से भी अगर मैं, हमने निकाल तो लिया था उससे भी आंसर, तो अगर मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले से यूज करूं तो उसमें क्या आंसर आता है। ठीक है, पहले अभी मैं लगा दूं इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूं। कैसे करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, v बाई यू की जगह यहाँ पे लिखेंगे, v की जगह लिखेंगे l, u की जगह लिखेंगे एफ ओ, और क्योंकि नियर पॉइंट पे है तो 1 प्लस में डी एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया यहाँ पे 100, l यहाँ पे हो गया है 20, एफ नोट का वैल्यू यहाँ पर हो गया है 1, और 1 प्लस में डी का वैल्यू 25, एफ ई का वैल्यू निकालना है। ये कट जाएगा 5 पे, तो 5 में से एक गए 4 इज इक्वल टू 25 बाई एफ ई, तो यहां से एफ ई का वैल्यू आ गया 25 बाई 4 यानी कि 6.25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर जो है वो निकल करके आ गया। तो इस वाले फॉर्मूले का भी तुम्हें कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, आमतौर पे मेडिकल में एल बाई एफ नोट और डी बाई एफ ई का ही यूज होता है, 1 प्लस का आमतौर पर यूज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो अगला मैं तुम्हें सवाल देता हूं, देखो ये जेई मेंस में आया, ये सवाल भी जेई मेंस के अंदर आया, इसको तुम करो, फिर हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर उस क्वेश्चन को हम करते तो हमारा एफ का वैल्यू 2 आया था, तो अगर इस वाले से करते तो क्या आसपास आ रहा है, आसपास तो कम से कम आना ही चाहिए। ठीक है, वो चेक करेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये भी उसी साल आया जेई मेंस में। इफ वी नीड मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ, तो हमें यहां पर क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है पहली बात, और हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए 375, और हमें यहां पर लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए 150 मिलीमीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एफ ओ दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो पूछा एफ ई कितना होगा, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस तुम ध्यान से देख लेना। ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर, और कुछ नहीं दे रखा कि इमेज कहां बनी है कहां नहीं है। ठीक है, वो कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और चौथा हो गया 33 मिलीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में 3 समथिंग एंड आ रहे हैं सर, लास्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट समथिंग एंड आ रहा है सर, पता नहीं कहां पे आ रहा है तुम्हारा, मेरा तो कुछ भी नहीं आया। 25 बाई 4, यार कौन है, तो 25 बाई 4 कितना हो गया, 6.25 सेंटीमीटर आ गया। तो कहां तुम्हारा 3 वगैरह, तुम क्या बोल रहे हो, पता नहीं मुझे कहां से तुम्हारा 3 आ रहा है, बताओ जरा कहां पे आ रहा है। पुराने क्वेश्चन का बोल रहा हूं, अच्छा पुराने क्वेश्चन का बोल रहे हो, ठीक है चलो चेक कर लेंगे पुराने क्वेश्चन में। ठीक है देख लूंगा मैं। तो थोड़ा सा तुम्हें इसमें वो देखेंगे, चलो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हें किस तरह से करना है। ठीक है, वो तुम्हें दोनों लगा लेना, और तो क्या करेंगे ना, आप पहले इसी से करना, खासकर अगर नीट और जेई मेंस में आ रहा है, आईआईटी में आ रहा है तो फिर तरीके से करना। आईआईटी में तो खैर टॉपिक ही नहीं है, तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको ट्राई करो जरा, पिछले को देखते हैं कि क्या आंसर आएगा पिछले में। अब जैसे इसमें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है,
तो इसमें तो ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो तुम शॉर्टकट लगा सकते हो। अगर पास पास है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। और वो तुम देख रहे हो कि बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन बन गया था, मुश्किल सा बन गया था, आमतौर पर इसी वाले फॉर्मूले से आते हैं। तो तुम ध्यान रखना, अगर एफई वाला क्वेश्चन आए तो पहले ये वाला शॉर्टकट यूज करना, रादर देन वो हमने जो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया था। सब ऑप्शन पे डिपेंड है, अगर ऑप्शन बहुत पास पास हो तो फिर हमें लेना भी पड़ सकता है। 2 मिलीमीटर जो है वो जवाब आया गौरव का, और जो मैं गलती कराना चाहता था गौरव ने वही गलती कर दी है। इसी के लिए मैंने ऑप्शन दिए तुम्हें गौरव बेटा, तुम हल्के में ले रहे थे मेरे को। जो मैं गलती कराना चाहता था तुमने वो गलती कर दी है। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन अब इसमें आ गया, तो एम फॉर्मूला क्या है, एमपी। ठीक है, अब कुछ मेंशन नहीं किया कि इमेज इन्फिनिटी पे है, तो हमें टेक्निकली दोनों से देखना पड़ेगा, हालांकि दोनों से करीब करीब सेम ही आएगा। तो एमपी इज इक्वल टू माइनस का एल बाय बाय कितना होगा, एफ नोट, और यहाँ पर आएगा डी बाय में यू ई की जगह एफ ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में चला देता हूँ, एम पी इज इक्वल टू माइनस एल एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ, दोनों से निकाल लेंगे तो आंसर करीब करीब सेम ही आएगा, मोर और लेस दोनों में। एक और आई है सुपर चैट, 2 मिलीमीटर, गुंजन ने भी वही गलती की है, चलो चेक करते हैं। तो एमपी का वैल्यू है 375, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले रखा है। इस क्वेश्चन में मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जरूर इस क्वेश्चन में तुम्हें जो है वो ऑप्शंस देने हैं बच्चों को, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में पहली बार 2 मिलीमीटर ही निकाला था ना, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो फिर जैसे ही मैंने 2 मिलीमीटर निकाला तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, नहीं तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो मैं एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन क्यों लिखूंगा जब तक मुझे ये ना मालूम हो कि आंसर में गड़बड़ हो सकती है बच्चों से कोई ना कोई ना। तो मेरे से गड़बड़ हो गई थी तो मुझे लगा बच्चों से भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने लिख लिया था, और बच्चों ने भी गड़बड़ किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने सोचा था वो बच्चों ने गलती कर दी। खैर एल का वैल्यू यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 150 मिलीमीटर। तो देखो यूनिट ठीक चलाना, 150 मिलीमीटर। एफ नोट 5 मिलीमीटर, डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, इंटरेस्टिंग, और एफ ई निकालना है। तो ये मिलीमीटर तो कट गए यहां से, 5 कटा कितने में कट गया, 5 यहाँ पे, 5 कट गया 30 पे, तो आंसर जो आएगा उस किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो वो 2 का 20 मिलीमीटर बन सकता है, प्रोवाइडेड हमें दूसरा ऑप्शन भी देखना हो। ठीक है, हालांकि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, होपफुली तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे इसको 5 पे तो ये कट जाएगा, 5 पे अगर काटेंगे तो ये, अगर तुम टेक्निकल देखो तो ये 6 पे कट जाएगा, और यहाँ पे 5 पे काटेंगे तो शायद 25 पे काट दें पूरे को। तो अगर मैं, चलो अभी तो काट दिया है, तो 5 पे काटेंगे तो 5 7 35 75, है ना, और ये 3 बन गया। तो यहाँ से एफ ई का वैल्यू आ रहा है, ये 3 बन गया, तो एफ ई का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2। ठीक है, साइन वाइन को हम देख ही नहीं रहे, साइन तो पॉजिटिव रहेगा। तो एफ ई 2 सेंटीमीटर आया है बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, और आंसर 2 आता है, तुम 2 मिलीमीटर टिक कर देते हो। तो ये 2 सेंटीमीटर आया है, जो कि करीब करीब हम कितना बोलेंगे, करीब करीब ये 22 मिलीमीटर हो सकता है। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना बनेगा, 375 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस का 150 बाई 5 कितना होगा, माइनस का 30, ये तो माइनस का 30 ही बनेगा, और यहाँ पे 1 प्लस में 25 बाय एफ ई आ जाएगा। अगर तुम इसको करोगे सोल्व तो करीब करीब मैंने सोल्व किया है, ये करीब करीब यहाँ से एफ ई जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 50 बाई 23, तो 50 बाय 23 सेंटीमीटर, जो कि 2 से कुछ ज्यादा है, 2.1 कुछ है ना, तो करीब करीब ये 22 मिलीमीटर के आसपास यहां से आएगा। तो हमारा ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि तुम डी को पुट कर रहे हो तो 25 सेंटीमीटर पुट कर रहे हो, तो वो अगर ये बाकी तो थोड़ा यूनिट को ठीक से चलाना, ठीक है ना, यूनिट लिख लेना तो अपने आप चल जाती है, यूनिट कोई दिक्कत नहीं। जैसे मिलीमीटर मिलीमीटर कट गया तो आंसर सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें तुम ये कह रहे हो, बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपने जो पिछला जो क्वेश्चन करवाया था ना उसमें आंसर हमारा एफ ई का 2 आया था, लेकिन आंसर जो है वो इस वाले से कर रहे हैं तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऐसा मुझे कई लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे, जैसे इस वाले में तो ऑप्शन दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 20 आ रहा है तो 22 भी हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे वैसे तुम्हारा यही वाला फॉर्मूला होता है। जो मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं ये दोनों के दोनों जेई मेंस 2020 के हैं, और जो मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया वो एपीएमटी का। तो टेक्निकली देखो तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। वो एक ओड क्वेश्चन वैसे हो गया, वो एक ओड क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे दोनों से आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। जैसे अगर मैं उस क्वेश्चन का दोबारा से डाटा लिखूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एफ नोट था वहां पे 0.5, हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतनी, और एमपी दे रखा था 100, है ना। तो थोड़ा सा तुम जज करे ना कि किससे आंसर मैच कर रहा है। हालांकि इस जो अभी मैंने कराया फॉर्मूला उससे ज्यादा चांस है मैच करने के ना। और लेंथ दे रखा है 6.5, और शायद एफ ही पूछा है, और भी कोई चीज दे रखी है क्या,
बस, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं दे रखा, हाँ यही दे रखा है साइड डाटा। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं तो एम पी इज इक्वल टू, इमेज दे रखा है इन्फिनिटी पे, तो क्या लगाएंगे, माइनस माइनस छोड़ो, एल बाय में एफ नोट अपॉन में डी, ये हो गया एफ ई। तो एम पी का वैल्यू हो गया 100, लेंथ का वैल्यू हो गया 6.5, कितना नहीं सकता हूँ 13/2, चलो 6.5 ही चलने दो। एफ नोट का वैल्यू हो गया है 0.5, तो ऊपर जाके डबल हो जाएगा, और ये डी का वैल्यू हो गया है 25। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एफ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50 कट गया 2 पे, तो एफ ई का वैल्यू यहाँ से आ गया 6.5/2, जो कि करीब करीब आ रहा है 3 है ना, कितना 3.2 के आसपास आ रहा है, पर वैसे कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है। तो आंसर हल्का सा अलग आ रहा है, तो तुम देखना अगर ऑप्शन ऐसे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऑप्शन हो 2, 10, 20 है ना, 25 इस तरह से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगर दोनों में से तुम मुझसे पूछोगे एक कौन सा चुनना है, तो करेक्ट तो वो ज्यादा है, जो 2 आया ना वो ज्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो चुनना इसी को है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आमतौर पर इससे पूछते हैं, ठीक है। तो तुम ध्यान रखना, अगर तुम्हें एफ निकालने को बोला और लेंथ दे रखा है, एमपी दे रखा है, तो पहले उसको यूज करना फॉर्मूले को। अगर आंसर मैच ना करे तो फिर सोचना इसके ऊपर जाने के लिए, और तुम जानते हो वो इतना लेंदी है, तुम वैसे ही याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम भूल जाओगे तब तक, वो साइन वाइन में तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही दोगे। वो तो कितनी मुश्किल से आंसर आया था, उसको याद है, भूल गए, हाँ, तो फिर वो हम चूज नहीं करेंगे, हम इसी को चूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो माइक्रोस्कोप है बच्चों वो खत्म होता है इस वाली बात के साथ। अच्छा, क्या माइक्रोस्कोप में उसने एफ नोट पूछ लिया तो क्या कल को वो एफ ही नहीं पूछ सकता? तो ये तो हम आंसर कर सकते हैं ना, कल को अगर वो हमसे पूछ ले, हमारा फॉर्मूला क्या, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला निकल कर क्या है कि अगर मैं एफ को बढ़ाऊं तो क्या होगा, तो भी एमपी घटेगा, ठीक है। हाँ, लेंथ को करने पे क्या होगा, वो थोड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसे लेंथ वाला, लेकिन मैंने देखा उससे भी घटता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, टेलीस्कोप के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तुम लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एफ नोट और एफ भी टेक्निकली इंक्रीज, इनमें कोई ना कोई तो इंक्रीज होगा ना। अब देखना, चलो इसको मैं बता ही देता हूं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है वाली बात है। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाली बात स्पेशल मेंशन की गई है कि हाँ, कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, हाँ, कल को अगर मैं ये क्वेश्चन आ जाए नीट में तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आ जाए कल को, अगर नीट में आ जाए, जेई में आ जाए, किसी में आ जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, क्योंकि ये तो हमने बात डिस्कस कर ली है कि हम पहले इसी वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, उसके बाद अगर गड़बड़ होती है तो फिर सोचेंगे दूसरे के फॉर्मूले के बारे में ना। हालांकि कभी गड़बड़ होगी नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आ जाए कल को, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का बढ़ाने के लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का बढ़ाने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इस वाले में फिर हम क्या कहेंगे, अब ऑप्शन कैसे कैसे मिलेंगे, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ाएंगे, आईपी से घटाएंगे, है ना, दोनों का घटाएंगे, दोनों का बढ़ाएंगे, एक का बढ़ाएंगे, एक घटाएंगे, दूसरे का बढ़ाएंगे, पहले घटाएंगे ना, ऐसे 4 ऑप्शन वो तुम्हें दे सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि एफ नोट को भी घटाएंगे और एफ को भी घटाएंगे। किससे बोल पा रहा हूं मैं, इससे बोल पा रहा हूं, एमपी इज इक्वल टू माइनस का एल एफ नोट डी बाई एफ वाले से मैं इस चीज को बोल पा रहा हूं। तो एफ नोट भी घटाएंगे, एफ भी घटाएंगे, और ये स्पेशली एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि मैग्नीफाइंग पावर को घटाने के लिए हम फोकल लेंथ को कम करते हैं, आईपीस के भी और ऑब्जेक्टिव के भी, लेकिन मिनिमम कितना कम कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तक ही कम कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ होने लग जाती है, तो उससे कम हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कम से कम जो है हम दोनों का फोकल लेंथ जो है वो रखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर तक हम प्रैक्टिकली हासिल कर सकते हैं, उससे ऊपर हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाइपोथेटिकल है, आने के चांस थोड़े से कम है, हालांकि मैं फिर भी तुम्हें करा देता हूं कि मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, और जो मैंने थोड़ा बहुत नेट पे देखा भी है उसके हिसाब से क्या आंसर है। तो यूएल यूएल क्या यूएल, तो अब देखो जरा मेरे हिसाब से क्या हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं अगले का, तो देखो जरा, अगर अब मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखो 3 चीजें चेंज कर सकता है वो। पहली चीज वो चेंज कर सकता है कि उसने एफओ चेंज कर दिया, ठीक है, मैं इंक्रीजिंग ले लेता हूं, डिक्रीजिंग फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, गलती से टाइप, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ नोट को इंक्रीज कर लिया, तो मैंने देख लिया कि मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ता है, मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करती है, ठीक है। अगर मैं एफ ई को बढ़ाऊंगा तो भी मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगी फॉर श्योर। अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो आती है। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूं किसकी, माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप की। आगे मैं टेलीस्कोप की भी बात करूंगा। टेलीस्कोप में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ नोट बाई एफ ई, ठीक है। तो उसमें एफ नोट को बढ़ाते हो तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होती है, एफ ई को बढ़ाओगे तो घटेगी, और इसमें भी दोनों का आंसर घटना होता है, जहां तक मैंने चेक किया, जहां तक मैं जानता हूं। हालांकि मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जो आएगा ना वो एफ नोट पे आएगा, लेंथ पे नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा लेंथ का, और लेंथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लेंथ का क्यों बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम चाहो तो टेबल जो है वो ध्यान रख सकते हो, मेरे हिसाब से ये आंसर होने चाहिए, ठीक है। ऑल्दो लेंथ वाला मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं, हालांकि मैंने नेट पे आधे क्वेश्चन देखे हैं तो दोनों ही जवाब दे रहे हैं लोग, ये वाला भी जवाब दे रहे हैं और इंक्रीजिंग वाला भी जवाब दे रहे हैं, मैंने तीनों इंक्रीजिंग वाले में। तो तुम इसको याद कैसे कर सकते हो कि सारों में डिक्रीज है, सिर्फ एक टेलीस्कोप में इंक्रीज है। कब? जब तुम एफ को बढ़ाओ, एफ को बढ़ाओ, एफ को बढ़ाओ या एल को बढ़ाओ, ठीक है। सारों में इंक्रीमेंट, सारों में डिक्रीमेंट है, सिर्फ एक टेलीस्कोप में ही इंक्रीमेंट है, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। हालांकि अब लेंथ में तुम्हारे सामने मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लेंथ तो आप जो है चिपका दी आपने, हमारे लेंथ तो साफ ही दिख रही है यहाँ पे, अगर हम देखें तो अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो एमपी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम टेक्निकली लेंथ को बढ़ाते हो तो एफ नोट और एफ भी तो बढ़ेंगे, ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है भाई। लेंथ तुम्हारा है क्या टेक्निकली, अगर तुम देखोगे तो v प्लस यू है ये सारा, तो ये एफ नोट और एफ पे भी तो डिपेंडेंट ही है ना, ये नहीं है, ये बेसिकली यू तो है। अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तुम इस आई पीस को पीछे ले जा सकते हो, तो इस आई पीस को पीछे लगाओगे तुम्हारा यू तो बढ़ रहा है टेक्निकली, तो मैं जवाब भी इसका यहीं से दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे, देखो जरा, अब मैं तुम्हें हाइपोथेटिकली तुम्हें करके दिखाता हूं। अब लेंथ को कैसे बढ़ाओगे तुम भाई, तुम्हें बाकी सारी चीजें तो सेम रखनी है ना, ऑब्जेक्ट को वहीं पे रखोगे तो ऑब्जेक्टिव को वहीं पे रखोगे, लेंथ कैसे बढ़ाओगे, इस आई पीस को पीछे ले जाओगे, है ना। अब तुम कहोगे, आधे लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कि बाकी सर आपने यहां से आंसर कर दिया है तो इसको क्यों नहीं आंसर कर रहे हो यहां से। इसको इसलिए आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि एल को चेंज करने में बाकी चीजें भी चेंज हो रही हैं, ठीक है। बाकियों में नहीं चेंज हो रहा था, बाकियों में अगर मैं एफ नोट को बढ़ा रहा हूं यहां पर तो ये सब चीजें मेरी नहीं आ रही थी पिक्चर के अंदर, ठीक है। एफ नोट को बढ़ाने से बाकी सारी चीजें इंडिपेंडेंट रह रही थी, सिर्फ एफ नोट ही बढ़ रहा था, एफ बढ़ाने से एफ बढ़ रहा था, बाकी चीजें नहीं बदल रही थी। लेकिन यहाँ पे लेंथ को बढ़ाने से नीचे वाली चीजें भी बदल रही हैं, तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज करो मैं तुम्हें हाइपोथेटिकली वैल्यू देता हूं, लेट्स से एल का वैल्यू था मेरा, डी का वैल्यू 25 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइपोथेटिकली तो डी का वैल्यू मेरा हो गया 25, लेंथ का वैल्यू मैं ले लेता हूं कुछ भी, लेट से 25 ही ले लेता हूं, और एफ नोट का वैल्यू भी मैं लेट से 25 ले लेता हूं, ठीक है। और यू का वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूं 3-4 जो भी है, तो लेट से मैंने 5 ले दिया, ठीक है। अब 25 से 25 कट गया तो मैग्नीफाइंग पावर जो है 5 आ रही थी करीब करीब, ठीक है। अब मैंने लेंथ को कैसे बढ़ाया, मैं इसको पीछे ले गया, तो अगर इसको मैं पीछे ले जाऊंगा, लेट से मैं इसको 5 पीछे ले गया, तो अगर 5 पीछे ले जाऊंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। और यहां पर हम क्या कहेंगे, लेंथ 30 हो गई हमारी, और ये डी तो 25 ही रहेगा, और तुम्हारा ये था एफ नोट वो तो 25 ही रहेगा, और यू कितना हो गया 10 हो गया। तो अब तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया 3 हो गया। जो यू ई में जो चेंज है वो ज्यादा आ रहा है, लेंथ तो ऑलमोस्ट तुम्हारी वी के बराबर ही थी, तो तुम इसको हल्का सा पीछे ले जाओगे तो अभी भी वो वी के बराबर ही रहेगी। हाँ थोड़ा चेंज होगी 25-26 होगी, 27 होगी, लेकिन अभी भी वो करीब करीब वी ही रहेगी। हाँ यूई में बहुत फर्क आ गया है ना, यूई में तुम्हारा यहाँ पर जो तुम 5 पीछे ले गए तो यूई तुम्हारा डबल हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला आंसर जो है वो टिक करते हैं। इसको तो मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि हमारे नोट्स के अंदर ये कबाड़ ना आए, लेकिन होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी कि चेंज दोनों में आ रहा है। अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो लेंथ में कम चेंज आ रहा है, यूई में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि लेंथ को तुम चेंज करोगे कैसे, इस लेंथ को पीछे ले आगे तो चेंज करोगे लेंथ को, तो यूई तुम्हारा डबल हो गया लेट से। और लेंथ में कितना चेंज आया, देखो लेंथ पहले थी तुम्हारी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेंथ पहले थी तुम्हारी v प्लस यूई, अब तुमने यूई को डबल कर दिया तो कितनी होगी v प्लस 2 यूई अपॉन में 2 यूई, ठीक है। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ओ ये तो ऑलमोस्ट v के बराबर ही है, जो कि यूई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही था, तो यहाँ पे तुम्हारा यूई में डबल हो गया यहाँ पर, तो ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर करीब करीब आधा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो अगर तुम 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ो या 1 करोड़ में 2 रुपया जोड़ो तो वो तो 1 करोड़ ही है ऑलमोस्ट, नीचे जो है वो डबल हो गया, नीचे डबल होने के कारण मैग्नीफाइंग पावर तुम्हारी क्या होगी, आधी होगी। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई, नहीं आई तो तुम रट सकते हो इस बात को। जहां तक मैंने कंफर्म किया है यही आंसर सही है। लेंथ वाले में मैं 100% श्योर हूँ, बाकी में मैं करीब करीब श्योर ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं 100 नहीं बोलूंगा, मैं 99 ही बोलूंगा। कल को कोई मुझे अगर गलत प्रूव कर देगा तो मैं सुन लूंगा उसकी बात, लेकिन अभी मेरे हिसाब से यही आंसर जो है वो करेक्ट है। तो तुम चाहो तो इसको रट लेना। कैसे रटोगे, एफ ओ 3 चीजें, एफ ओ एफ ई और लेंथ, इसके अलावा वो और कुछ नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। इन तीनों को बढ़ाने पर हर एक में आंसर जो है वो डिक्रीजिंग आएगा, सिर्फ एक टेलीस्कोप में छोड़ करके। टेलीस्कोप में भी किस वाले केस में, जब तुम एफ नोट को बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे इस पूरे फंडे को याद रख सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप में बढ़ती है, सिर्फ बाकी सारों में घटती है। अगर घटेगा तो सारों में फिर रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, ठीक है, इसके ऊपर।
इसके ऊपर भी आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। ये चांस बड़े कम है, लेकिन मैंने देखे हैं एक आधे क्वेश्चन ऐसे, है ना, तो टेस्ट वगैरह में देखें या कहीं और देखें, तो वो तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बाकी तो सब चीजें ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात तो इतनी थी। तो यहाँ पर हमारी पूरी पूरी बात जो है वो खत्म होती है माइक्रोस्कोप की। टेलीस्कोप फिर हम कल ही करेंगे,